आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में मिलने जुलने का दौर शुरू है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट मांगकर महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल दिया, वहीं कुछ समय पहले नीतीश से नाता तोड़कर अपनी पार्टी नई बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी इस मुलाकात में शामिल हुए और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए और भी दूसरे दलों को साथ लाने पर चर्चा हुई। तो अब जान लीजिए कि जेपी नड्डा से आखिर कुशवाहा क्यों मिले। उपेंद्र कुशवाहा लवकुश समीकरण के बड़े नेता हैं, यानी कि कुशवाहा की गिनती कुशवाहा जाति के बड़े नेताओं में होती है। कुशवाहा कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश से अलग होकर कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली है। नीतीश से अलग होने के बाद बीजेपी से कुशवाहा की नजदीकी बढ़ रही है और समझने वाली बात यह है कि कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ है। कुशवाहा के सहारे बीजेपी नीतीश के समीकरण में सेंध लगाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कुशवाहा को भी यह पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि बीजेपी और कुशवाहा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और चुनाव भी नजदीक है। तो कुशवाहा स्थिति साफ करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंच गए। कुशवाहा के बाद बात मांझी की। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी। पार्टी लोकसभा की कम से कम 5 सीटों की मांग कर रही है। अपने बेटे संतोष सुमन के बयान का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उनके साथ है। 5 सीट तो कम है, तैयारी हमारी सभी सीटों पर है। अब मांझी के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ विपक्षी एकता की कवायद तेज हो रही है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी मीटिंग का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहकर भी अपने तेवर अभी से कड़े कर लिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पार्टी कम से कम 5 सीटों की मांग नीतीश कुमार से कर रही है। हालांकि मांझी ये कहते हैं कि 5 सीट भी कम है, हमारी तैयारी तो बिहार की सभी सीटों के लिए है। हम लोग 5 सीटों तो कहा कम है, हम सारे सीटों पर तैयारी चल रहे हैं। हम नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया है। मांझी अपने वोट बैंक का हवाला दे रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा है कि वे 8 सीटों पर तो तैयारी कर भी चुके हैं। कौन कौन सीट पर दावा अभी से ठोका जा रहा है वो भी बता रहे हैं। दरअसल 2024 से पहले मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। मगध इलाके से लोकसभा की 2 सीटों की मांग है। नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद में से 1 सीट मिले ये कह रहे हैं। इसके अलावा जमुई, खगड़िया, शिवहर और पूर्णिया सीट से भी हम पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तेजी से दिखा देना कहते हैं, करना कह रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं कि हम 5 सीटों पर बहुत मजबूत हैं और हम आपके जिताने का काम करेंगे। बाकी संख्या बल क्या है, कौन कितना लेगा वो तो बैठने के बाद हो जाएगा और कोई किचपिच नहीं है। हाँ, बड़ी पार्टी जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वैसे मांझी की पार्टी की मांग पर सियासत गर्म है। कांग्रेस जहां मांझी को अति महत्वाकांक्षा बता रही है, तो आरजेडी का कहना है किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। मांझी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विषय में हम सबको पता है। मांझी जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। तैयारी करनी चाहिए। जब समय आएगा तो महागठबंधन में किस दल को कितना सीट मिलेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बात भले ही सियासत की हो रही हो, पर मामले को लोकसभा चुनाव से पहले सीटों की मांग और उससे भी ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स को समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है और सभी पार्टियां सियासी गुणागणित में जुट गई हैं। बीजेपी 2024 में फिर से प्रचंड जीत की रणनीति में जुटी है, तो विपक्ष के नेता सियासी गोलबंदी में लगे हैं। विपक्षी गोलबंदी की जिम्मेदारी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कंधों पर है और समझने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर माने जाते हैं और मांझी को पता है कि अभी प्रेशर बनाकर बात मनवाने का समय है
और यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने बिहार की 40 में से 5 सीट पर दावा ठोक दिया। अगर महागठबंधन में सम्मानजनक सीट पर बात नहीं बनती है तो मांझी को एनडीए से भी परहेज नहीं है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा में दिल्ली के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम जारी है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, समर्थन मांगा। वहीं उनके बयान से कांग्रेस नाराज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम जारी है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अधिकारों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया है। इसके खिलाफ केजरीवाल गैर बीजेपी शासित राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल झारखंड पहुंचे, जहां वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। सीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सभी के निशाने पर रही केंद्र सरकार। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। इस विषय पर इन्होंने जो अपना कदम बढ़ाया है, मैं इनको मैं चाहूंगा कि अपनी मुहिम में सफल हो। देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड अब लड़ाई है। लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से भी समर्थन मांगा। वहीं ये भी कह दिया कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। पूरा देश देखेगा तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। केजरीवाल के बोल से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आहत नजर आए। उन्होंने पिछली बातों को याद दिलाते हुए समर्थन पर थोड़ा इंतजार करने की नसीहत भी दी। थोड़ा इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जब वो चर्चा होगी, सारी बातें होंगी, तब हम फैसला लेंगे कि इस अध्यादेश के खिलाफ है या समर्थन में है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं हो जाता है कि अध्यादेश के खिलाफ हम नहीं हैं तो हम मोदी जी के समर्थन में हैं। ये हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए इस तरह की बातें न हो तो ज्यादा अच्छा। राज्यसभा में दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को पारित नहीं होने देने में केजरीवाल जुटे हैं। इसमें झारखंड के सीएम का तो उन्हें साथ मिला, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष की नाराजगी कहीं आने वाले वक्त में उनकी मुहिम को झटका न दे दे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो सियासी मुलाकात के मायनों को समझिए। अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। कहने को केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की नजर 2024 के चुनाव पर है। चूंकि कांग्रेस के अलावा विपक्ष में आप एकमात्र पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। यही वजह है कि केजरीवाल मुलाकात के बहाने खुद को विपक्ष का पीएम फेस बनाने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने मुस्लिम को सेकुलर पार्टी बताकर देश की सियासत को गरमा दिया है। अब मुस्लिम लीग वाली बात आगे आती जा रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से सेकुलरिज्म की परिभाषा पूछी जा रही है। राहुल गांधी फिलहाल भारत में 13,500 किलोमीटर दूर अमेरिका में हैं, लेकिन मुस्लिम लीग पर अमेरिका में दिए गए राहुल के बयान ने भारत में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार दे दिया। राहुल ने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले राहुल के बयान ने भारत में सियासी बहस छेड़ दी है।
दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उसको सेकुलर बताना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने के राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि जो पार्टी भारत का संविधान मानती है वो सेकुलर है। और जहां तक मुस्लिम लीग का सवाल है, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर और सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है, ये बात हकीकत है। मुस्लिम लीग पर छिड़ी बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा, तो जान लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले देश के बंटवारे की बात की, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुस्लिम लीग पर सियासी घमासान को समझिए। एआईएमएल की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कांग्रेस से अलग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फैसला 23 मार्च 1940 को जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया था। इस पर यानी कि मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले धर्म के नाम पर देश के बंटवारे की बात की, जिसकी वजह से धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया। बीजेपी ने राहुल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लीग को बीजेपी ने बताया विभाजन के लिए जिम्मेदार और मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने मुस्लिम लीग को राहुल की मजबूरी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो एआईएमएल नहीं बल्कि आईयूएमएल है। जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल बनाई थी वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, और अगर आईयूएमएल सेकुलर नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। जबकि बीजेपी का तर्क है कि आईयूएमएल जिन्ना की मानसिकता का अनुसरण करती है। वायनाड से चुनाव लड़ने की इच्छा में राहुल ऐसा बयान दे रहे हैं। यानी कि आजादी के इतने दिनों बाद जिस पार्टी ने देश का बंटवारा कराया उसके नाम पर सियासी बहस छिड़ गई है।